हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ आपका सीएसके सीएम क्लासेज में। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। ओके, तो आज है 4 जुलाई 2023 और यहाँ पे देखेंगे डेली करंट अफेयर। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी मैं उसको मैप में आपको दिखाऊंगा। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक आषाढ़ मास के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किस महर्षि का जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उन जिस महर्षि का जन्म हुआ था उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे ये पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरुओं की यहाँ पे पूजा की जाती है। वो गुरु जो आपको राह दिखाता है, वो आपको सिखाता है, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो उस गुरु का यहाँ पे सम्मान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेद व्यास। ठीक है, वो महर्षि हैं वेद व्यास। ओके, तो अभी गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही थी, आपको पता होगा। और मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में तो अगर थोड़ी सी बात करूं तो ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। ओके, जो गुरुओं को डेडिकेट करता है। और ये भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है या हिंदू लोग वहाँ पे रहते हैं, वो इस पर्व को मनाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू, क्योंकि कोई भी धर्म हो, गुरु गुरु ही होता है। ठीक है, तो गुरु को समर्पित है ये पर्व। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, गुरु पूर्णिमा ये फुल मून डे के समय ही मनाया जाता है, यानी कि जब पूर्णिमा होता है उस समय ये मनाया जाता है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में ये स्टार्ट किया था। ठीक है, अपने जो उनके जो गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी, उनको ये समर्पित किए थे गुरु पूर्णिमा। भारत में ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो वेद व्यास थे उनके बर्थडे के दिन ही इसको मनाया जाता है। वेद व्यास वो हैं जो महाभारत की रचना किए थे और वेदों को कंपाइल किए थे या एकत्र किए थे, एक जगह किए थे। अगर मैं हिंदी पर्व, जैसे हिंदू में जो हिंदी मास होता है, कहने का मतलब अब वैसे तो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च ये अंग्रेजी कैलेंडर है। और हिंदी कैलेंडर की बात करें तो देखिए, जो चैत्र होता है यहाँ से ये शुरू होता है हिंदी कैलेंडर। ठीक है, चैत्र से शुरू होता है, यानी कि मार्च अप्रैल से। मार्च का 15 मार्च से कह सकते हैं, ये 15 अप्रैल तक जो समय होता है वो चैत्र का समय होता है। उसके बाद आता है वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आता है आषाढ़। और ये इस समय अब शुरू हो गया है आषाढ़। ठीक है, और इसी समय गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। 15 जून से लेकर ये 15 जुलाई तक आषाढ़ रहता है। उसके बाद 15 जुलाई के बाद श्रावण शुरू हो जाएगा। ठीक है, हालांकि श्रावण इस बार 2 महीने तक कहा जा रहा रहेगा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं फुल मून डे की बात करूं तो ये देखिए, इधर है सन। ओके, यहाँ से सूर्य की किरणें निकलती हैं। और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच यह चंद्रमा आ जाता है, ओके, तो यहाँ पे हो जाता है चंद्र ग्रहण। अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है फुल मून डे। यानी कि यहाँ पे चंद्रमा आपको पूर्ण दिखाई देगा। यानी कि अगर 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई गई है फुल मून डे के दिन, तो उस दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई दिया होगा। ठीक है, और ये महीने में एक बार जरूर हो जाता है पूर्णिमा। तो आपका सही जवाब है यहाँ पे कि किस महर्षि का जन्म हुआ था, तो वेद व्यास जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत को किस संगठन में प्रवेश कराने की चर्चा चल रही है, ये आपको बताना है। क्या ये संगठन G7+ है, या G7 है, या नाटो प्लस है, या नाटो है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की यहाँ पे बात चल रही है। ओके, तो नाटो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए, ये है अटलांटिक महासागर। ओके, जो एस शेप में होता है, और ये होता है नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा। ये नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा, इसके आसपास जो भी कंट्री लगी हुए हैं वो नॉर्थ अटलांटिक के ज़्यादातर कह सकते हैं मेंबर हैं। ठीक है, और इसके अलावा अदर कंट्री भी मेंबर हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो नाटो है इसी बेस पे बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भारत किसमें हो शामिल हो, ये तो नाटो था। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ये नाटो को मैं बताया हूँ, लेकिन जो नाटो प्लस है, ठीक है, जो नाटो प्लस में, उसमें सिर्फ 5 सदस्य देश हैं। और वो कौन कौन से हैं नाटो प्लस में? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, और न्यूजीलैंड है, और इजराइल है। ठीक है, ये 5 देश हैं नाटो प्लस में। इसी में भारत को भी शामिल करने की बात चल रही है। ओके, और ये जो नाटो प्लस वाले कंट्री हैं, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का विस्तार है उसको काउंटर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। इस एरिया में जब चाइना का विस्तार है, इसको काउंटर करने के लिए नाटो प्लस बनाया गया है। ठीक है,
और आपका प्रश्न क्या था, अभी हाल ही में भारत को किस संगठन में प्रवेश कराने की चर्चा चल रही है, तो नाटो प्लस में, न कि नाटो में, ठीक है। और एक सवाल यहाँ पे बता दूं कि जो नाटो है, ओके, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 31 मेंबर यानी 31वां मेंबर कह सकते हैं, ये फिनलैंड बन चुका है, ओके। तो आगे चले, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को यानी कि आज के दिन पुट्टुपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। वहाँ जाएंगे नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे, और वो पुट्टुपर्थी में करेंगे, और ये किस राज्य में ये आपको बताना है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में, ठीक है, साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर खोला जा रहा है। ये कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जो बहुत ही बड़ा हॉल टाइप का रहता है, बहुत ही बड़ा, मतलब इसमें 30-40 हज़ार कह सकते हैं लोग बैठ सकते हैं आराम से। यहाँ पे बड़े बड़े सेरेमनी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं ऐसी जगह पे, ओके। तो ये जगह बनाई जा रही है पुट्टुपर्थी में, और वो है आंध्र प्रदेश में। अगर हम साईं जी की बात करें तो ये हैं, आप तस्वीर में आपको दिखा दूँ, पहले मैं पुट्टुपर्थी जो आंध्र प्रदेश है इसकी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये आंध्र प्रदेश इसकी लोकेशन है, ठीक है, यहीं पे है आपका पुट्टुपर्थी, ओके। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये है सत्य साईं बाबा, ये है सत्य साईं बाबा, ये अपने आप को कहते हैं, इनकी तस्वीर आप लोग देखे होंगे, हालांकि ये इनका डेथ हो चुका है, ये अब 2011 में इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। ये जब 14 वर्ष के थे, जब ये 14 वर्ष के थे बचपन में, तो इन्होंने कहा कि ये रिकारनेशन है साईं बाबा के। जो साईं बाबा आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में आप इनका मंदिर है साईं बाबा का, वो कहें कि मैं साईं बाबा का पुनर्जन्म हूँ, ठीक है, उनका ही पुनर्जन्म रूप हूँ मैं, ये अपने आप को बोलते हैं, और इनका नाम है सत्य साईं बाबा। और इन्हीं के जो एनजीओ हैं, कहने को एनजीओ हैं, जो इनके पैसे इनके नाम पे मिलते हैं लोगों को, तो उसी के माध्यम से आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ओके, कब मनाया गया ये आपको बताना है। क्या 1 जुलाई को, या 2 जुलाई को, या 3 जुलाई को, या 4 जुलाई को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 4 जुलाई को अभी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो प्लास्टिक सही बात है, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, और यहाँ पे किसको बैन करने की बात चल रही है, तो नो प्लास्टिक करने की बात चल रही है किसको, जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ज़्यादातर करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ पे बैन करने की बात कर रही है, उससे निजात दिलाने की बात की जा रही है। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, मैं उसको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ऐसी प्लास्टिक, ठीक है, जिसको हम सिर्फ केवल एक बार यूज कर सकते हैं, ओके, एक बार यूज करते हैं, उसके बाद इसको हम फेंक देते हैं, इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते बार बार, ठीक है। ये ऐसी प्लास्टिक होती है, ये 120 माइक्रोन से कम होती हैं, और केंद्र सरकार ने अभी बैन किया था 120 माइक्रोन से कम की जो भी प्लास्टिक बनेंगी उनको केंद्र सरकार बैन किया था, क्योंकि बहुत ही पतली होती जाती हैं, और इसके बाद इनको रिसाइकिल करने में बहुत ही समस्या होती है, जिसके कारण क्या करते हैं लोग, फेंक देते हैं इसको, तो ये जाके समुद्र में जमा होता है, ठीक है, समुद्र में जमा होगा, उसके बाद क्या करेगा, ये देखिए, पहले तो इसको जब बनाया जाता है, तो ये जब पेट्रोलियम से इसको बनाया जाएगा, इसके फुटप्रिंट्स यानी कि बनाते समय बहुत ही ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है प्लास्टिक बनाते समय, ठीक है। उसके बाद ये लंबे समय तक ये डिग्रेड नहीं होता, मतलब ये ख़त्म नहीं होता है लंबे समय तक, ओके। और ये जो है इसको रिसाइकल बहुत ही कम किया कर पाते हैं लोग। उसके बाद अगर बॉटल वोटल में, अगर मान लीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल है, उसमें अगर हम कोई भी पेय पदार्थ रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो वो डेंजरस हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, अगर लंबे समय तक उसमें हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपके जो शारीरिक बनावट है उसको भी इम्पैक्ट करेगा, पॉल्यूट करेगा, आपके जो मरीन सिस्टम है, आपका जो पर्यावरण है उसको ये पॉल्यूट करेगा, लाखों जानवरों की मृत्यु, लाखों लोगों की मृत्यु इससे हो जाएगी, ठीक है। तो इतना कारण है, तो क्यों ना हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दें, ठीक है। तो इससे अवेयर करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रजब तैयब एर्दोगन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, ये आपको बताना है। तो इनको चुना गया तुर्की है, जिसे आप टर्की कहते हैं, उसको अब तुर्की कहा जाता है, और तुर्की के नए राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगन साहब, ठीक है। और तुर्की की लोकेशन की मैं बात करूं तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ इधर आएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको तुर्की, जूम करता हूँ तो तुर्की है, देखिए इसकी राजधानी अंकारा, और ये नॉर्थ में देखिए
इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है, इसके साउथ में मेडिटेरियन सी दिखेगा आपको, और इसके वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये एजियन सी दिखेगा, ठीक है। और इधर तो एशिया से ये कनेक्टेड है ही, ये एशिया और कह सकते हैं यूरोप के बीच एक मार्ग का काम करता है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट यूरोप में भी पड़ते हैं और कुछ पार्ट एशिया में भी इसके पड़ते हैं। आगे चलें, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक। ये अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है, ये विचार करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इसके द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का ये 17वां संस्करण है और भारत 2022 से नौ पायदान का सुधार करके 2023 में किस स्थान पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न पता चल गए कि ये 17वां संस्करण है, ठीक है। और जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ओके। तो भारत 2022 में कितने स्थान पर था वो तो मायने नहीं रखता, लेकिन 9 पायदान सुधार हुआ है और वो अब 126वें स्थान पर है, ठीक है। भारत इस समय 126 स्थान पे है, यानी प्लेसेस पे है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे 2023 में जो पीस इंडेक्स है उसमें। अगर पहले पोजीशन में बात करें तो पहले पोजीशन में आपको आइसलैंड दिखाई देगा, सेकंड पे आपको डेनमार्क दिखाई देगा। आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है और वो भी 2008 से, और आज है इस समय 2023 चल रहा है। सोचिए कब से, लगभग 15 साल हो गया, ठीक है। 15 साल से लगातार ये टॉप पे है आइसलैंड, ठीक है। और सबसे निचले कंट्री की बात करूं तो 163वें स्थान पे आपको यहाँ पे अफगानिस्तान दिखाई देगा, ओके। उसके बाद 62वें स्थान पे यमन। तो ये वाले जो इलाके हैं वो पीस वहाँ पे बहुत ही कम, यानी शांति वहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मैं आइसलैंड की लोकेशन की बात करूँ तो ये देखिए, ये यूरोप का मैप है और यहाँ पे आपको दिखेगा आइसलैंड। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा आइसलैंड, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ही एक आइलैंड कंट्री है आइसलैंड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये देवघर में किया गया है और पूछा जा रहा है कि देवघर कहाँ पे है ये आपको बताना है, किस राज्य में देवघर है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा वैद्यनाथ की पूजा की जाती है, बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है यहाँ पे, जो भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है। तो ये झारखंड में है देवघर, और यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया और ये श्रावणी मेला सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है विश्व का, ओके। और मैं झारखंड की लोकेशन आपको अगर दिखा दूं तो ये है अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे दिखेगा आपको झारखंड, ठीक है। ये रहा झारखंड जिसकी बाउंड्री नॉर्थ में बिहार से, और इधर वेस्ट की तरफ देखेंगे तो हल्का ये लगता है उत्तर प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, और इधर पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। और झारखंड की राजधानी है रांची। समाचारों में रहने वाला हेलमंद नदी जल विवाद, हेलमंद नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य देखने को मिलता है ये आपको बताना है। तो हेलमंद नदी जल विवाद चर्चा में रहा था, और देखिए जल विवाद अब चर्चा में रहेगा भी, क्योंकि नदियाँ सूख रही हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जा रहा है कि वो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, ओके। तो उनके उपचार, मतलब उपचारात्मक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, उठाया भी जा रहा है तो वो सही से ग्राउंड लेवल पे अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये पूरे विश्व की बात है, चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ठीक है, चाहे ईरान हो, चाहे यूएसए ही क्यों ना हो, हर जगह नदी जल विवाद आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान में हेलमंद नदी जल विवाद अभी हाल ही में देखने को मिला है। मैं अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये अपना सुंदर भारत है, ओके। और यहाँ पे दिखेगा आपको ईरान और यहाँ दिखेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है, वहीं से हेलमंद नदी निकलती है और अफगानिस्तान होते हुए ये ईरान में आती है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में क्या हुआ कि यहाँ पे अफगानिस्तान वाले क्या किए, यहाँ पे डैम बना दिए, और डैम बना के जो हेलमंद नदी है उसके पानी को रोक लिया, जिस कारण से ईरान और अफगानिस्तान में विवाद बना हुआ है, ठीक है। और वही ईरान है जहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको चाबहार बंदरगाह, जिसको इंडिया डेवलप कर रहा था, ठीक है। तो आइए, तो इसका सही जवाब था हेलमंद नदी जल विवाद कहाँ देखने को मिला, अफगानिस्तान और ईरान में। आगे चलें, अगला प्रश्न है अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसे हम कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूएई इसे कहा जाता है। यूएई और किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर प्रहार करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि क्लीन एनर्जी किसे कहते हैं, जिसे रिन्यूअल किया जा सके, जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि जल ऊर्जा, ओके, जैसे कि वायु ऊर्जा, ये सब है क्लीन एनर्जी। तो यूएई और किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर प्रहार करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई सारे उपायों की तरफ अपना रुख कायम किए हैं। तो आपको बताना है यूएई और
कौन सा देश है? तो इसके सही जवाब यूएई और फ्रांस। अभी यूएई और फ्रांस एक साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लीन एनर्जी की तरफ आपको बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इतना पोल्यूशन हो रहा है कि इतना हम, जैसे कि देखिए इस समय हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से अगर गाड़ियाँ चलने लगी, डिवाइसेज चलने लगी, मोटर व्हीकल चलने लगे तो पॉल्यूशन बहुत ही कम होगा। क्योंकि जल से, जैसे जल का फार्मूला होता है H2O, यहीं से जल से ही आपको हाइड्रोजन मिलेगा, H मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जब हाइड्रोजन यहीं से मिल जाएगा तो जब ये आप इसको यूज करेंगे, बर्न करेंगे हाइड्रोजन को, तो ये जब बर्न होगा तो ये जल ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जब बर्न करेंगे तो ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, ठीक है। तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो आपको क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। इधर देखिए, अभी ये जो कोलैबोरेशन हुआ है फ्रांस और यूएई के बीच में, आगे चल के ये ट्राइलेटरल होगा। ट्राइलेटरल में यानी कि 3 होने चाहिए, तो एक यूएई हो जाएगा, एक फ्रांस हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इस ट्राइलेटरल में ये भी शामिल हो जाएगा। और भारत 2023 में G20 प्रेसिडेंसी कर रहा है, आपको पता ही है। और यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात, नवंबर 2023 में COP28, ठीक है, COP28 का ये समारोह का आयोजन करेगा, ठीक है, यूएई। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इधर देखिए एक आर्टिकल छपा था कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में फ्रांस के साथ अधिक सहयोग का आह्वान किया है। यानी कि आने वाले समय में ये ट्राइलेटरल हो जाएगा, इसमें यूएई शामिल होगा, फ्रांस शामिल होगा और इंडिया भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। तो आपका सही जवाब था ये कि फ्रांस और यूएई अभी कोलैबोरेट किए हैं और आने वाले समय में ये ट्राइलेटरल हो जाएगा, तो 3 देश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रांस की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ और उससे पहले मैं यूएई दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिएगा आपको फारस की खाड़ी और यहीं पे है यूएई, ठीक है। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो ये यूरोप है और यहाँ दिखेगा आपको फ्रांस, जो मैं आपको जूम करता हूँ। ये देखिए, ये है फ्रांस की लोकेशन और इसके साउथ की तरफ इधर देखेंगे तो इधर स्पेन दिखाई देगा और इधर बाकी सेंट्रल यूरोप है और इधर यूनाइटेड किंगडम है जहाँ पे इंग्लैंड आपको दिखाई देगा और यहाँ पे फ्रांस के पास ही बिस्बन की खाड़ी है, ठीक है। आगे चले, भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 2047। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और 2047 में भारत को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 2047 तक ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये संकल्प या लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है 2047 तक। यानी कि अभी 2023 चल रहा है, यानी कि 24 साल बाद, ठीक है, 24 साल बाद, यानी कि हम लोग उसमें बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लगा और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,